गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विनोद सिकरवर आप लोगों के बीच में फिर एक बार आज हम नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो मैंने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास चल रहा था, इसका मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो पार्ट सेकंड में मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। इस भौतिक संसार में जो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और अनुकूलन की प्रक्रिया ही बच्चों को लर्निंग कराती है। अनुकूलन होता कैसे है? अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था अच्छी तरीके से। यानी एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इनके लिए यानी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो ये सारी नॉलेज मिल जाएगी। वहाँ से आगे का एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है मानसिक संरचना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा मानसिक संरचना किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, मानसिक संरचना जिसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ध्यान देंगे, देखिए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है? मानसिक संरचना अपन उसे बोलते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं मानसिक जो क्षमता होती है, उस मानसिक क्षमता के प्रकार को ही क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मेंटल कैपेसिटी। मानसिक क्षमता के प्रकार को ही संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। यानी किसी की मानसिक क्षमता इतनी होती है कि वो तुरंत ही समस्याओं का समाधान कर लेता है। किसी की मानसिक क्षमता ऐसी होती है वो एक लंबे समय बाद, एक लंबे अरसे के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। यानी उस व्यक्ति को समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी जो मानसिक क्षमताओं का प्रकार होता है, उस मानसिक क्षमताओं के प्रकार को ही अपन क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है अपना। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है पियाजे के सिद्धांत में, यानी ये तो हो गया अपना संज्ञानात्मक संरचना। इसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट है मानसिक संक्रिया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। देखिए मेंटल ऑपरेशन किसे कहते हैं? मानसिक संक्रिया। देखिए, मानसिक संक्रिया के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता दूँ मैं। आप लोग जानते हैं कि चिंतन कैसे कहा जाता है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो कि किसी समस्या के आने पर प्रारंभ होती है, उस समस्या के अंत तक चलती है। उसी आधार पर अपन देखें तो मानसिक संक्रिया क्या होती है? मानसिक संक्रिया अपन किसे कहते हैं? यानी किसी समस्या के आने पर, जब कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या के आने पर व्यक्ति का चिंतन प्रारंभ हो जाता है, तो ये मान के चलो उसे अपन क्या कहते हैं? मानसिक संक्रिया कहते हैं। आप ये मत समझना कि सर एकदम से जल्दी समझाते जा रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं उतनी जल्दी ही आप लोगों के सामने लाइव आ जाऊँगा और सारी क्लासेस का टाइम फिक्स कर दूंगा। फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लियर हो जाया करेंगे। वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हो, मैं उसका आपको जवाब तुरंत दूंगा। यानी ये अपना हो गया मानसिक संक्रिया। देखिए, संज्ञानात्मक संरचना और मानसिक संक्रिया, इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ मैं। अब अगला अपना जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, इस तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम है स्कीम्स। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? स्कीम्स। देखिए, स्कीम्स अपन किसे कहते हैं? स्कीम्स के बारे में देखें तो स्कीम्स अपन बोलते हैं कि बंदे की जो कार्यशैली होती है, कार्यशैली बोलूँ मैं यानी वर्क स्टाइल बोलूँ मैं, या मैं बोलूँ कार्य विधि होती है, कार्यशैली बोलूँ मैं, या मैं बोलूँ बंदे की कार्यविधि, कार्यशैली या कार्यविधि या कार्य करने का तरीका।
यानी इन चीज़ों पर मैं चर्चा करूं, बताना चाहूँगा। देखो, कोई किसी भी समस्या का समाधान या कोई किसी कार्य को किस शैली से करता है, किस विधि से करता है या किस तरीके से करता है, ये कार्य करने की शैली, विधि या तरीका ही क्या कहलाती है? स्कीम्स कहलाती है। ध्यान रखना, स्कीम्स और स्कीमा इन दोनों में बहुत अंतर होता है। स्कीम्स एक विधि है, एक कार्य करने की तरीका है, एक कार्य करने की शैली है, और स्कीमा एक यानी ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलूँ या स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निशन, यानी संज्ञान की संरचना बोलूँ या सूचनाओं के छोटे छोटे सांचे जो हमारे माइंड में रुकते हैं, ठहरते हैं, जिनके माध्यम से हम एडेप्टेशन करते हैं और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों क्रियाएं जल्दी जल्दी हो जाती हैं। ये अपना हुआ स्कीम्स। अब इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उस सिद्धांत की अवस्थाओं की ओर मैं आप लोगों को लेकर के आता हूँ। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उस सिद्धांत की अवस्था का नाम है अपना संवेदी गामक अवस्था, या इसको अपन बोलते हैं ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए, इस अवस्था को पढ़ने से पहले मैं डायरेक्ट इस अवस्था के बारे में पढ़ाना प्रारंभ कर दूं तो इसमें सबसे बड़ी मेरी पहली मूर्खता है, और आप लोग भी इस बात को पचा लो तो आप लोगों की भी इसमें सबसे बड़ी कमी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये अवस्था का मुख्य मीन्स क्या है, इस अवस्था का अर्थ क्या है। अवस्था के नाम को देखो संवेदी और गामक, सीधी सी बात है। संवेदी से बना सेंसरी और गामक से बना मोटर। सेंसरी क्या होती हैं? सेंसरी अपन बोलते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं सेंसरी पार्ट। संवेदी अंग 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे अपना आँख है दोस्तों, नाक है, जैसे कान है, और जीभ है, और अपना त्वचा है। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये सारी अपनी क्या हुई? सेंसेस हुई, या मैं सेंसरी बोलूँ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि मोटर है। मोटर का मतलब अपना क्या हुआ? मोटर किसे कहते हैं? देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां आँखों के द्वारा बच्चा सुनता है, उसको ग्रहण करता है इस अवस्था में। नाक के द्वारा सूंघता है, उसको ग्रहण करता है, और कानों के द्वारा सुनता है, उसको ग्रहण करता है। आँखों से जो देखता है उसको ग्रहण करता है। जीभ के द्वारा स्वाद लेता है, उसको ग्रहण करता है, और त्वचा के द्वारा स्पर्श करता है और उसको भी क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये हमारे सेंसरी पार्ट होते हैं, या मैं सेंसर बोलूँ। मोटर अपन किसको कहते हैं कि जब हमारा शरीर गति प्रदान करे तो उस गति प्रदान करने को ही अपन बोलते हैं डायनामिक, या मोटर बोलूँ एक तरीके से, या गतिज बोलूँ, या मैं यांत्रिकता बोलूँ। तो देखो, गति बच्चा इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेते हुए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, और साथ में शरीर की गति करता है। शरीर की गति करता है, जैसे बच्चे ने बॉल को उठाया, अब एक गेंद है, अब गेंद को उठाया, अब गेंद को उठाने के बाद उसने सबसे पहले गेंद को पकड़ा हाथ में, तो त्वचा के द्वारा स्पर्श किया, पकड़ने के बाद सीधा मुंह की ओर ले गया, तो बॉल को मुंह में दिया, मुंह में देने के बाद उसने बॉल को देखा, स्वाद लेता हुआ वो नॉलेज प्राप्त कर रहा है, यानी अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है, यानी किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से। अब उसी बच्चे ने उस बॉल को उठा करके फेंका, फिर उठाई, फिर फेंकी, फिर उठाई, फिर फेंकी, तो यहाँ शरीर क्या कर रहा है? गति।
तो कहने का मतलब है इस अवस्था में जो बच्चा सीखता है, जो कुछ भी हमारी सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके साथ साथ हमारी जो बॉडी होती है, हमारा शरीर गति करता है, ये दो क्रियाओं के द्वारा बच्चा सीखता है। यानी 50% योगदान ज्ञानेंद्रियों का रहता है और 50% योगदान हमारे शरीर की गति का इस अवस्था में सीखने के लिए रहता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, ठीक है क्या? तो यहाँ इस अवस्था में सिखाने वाला कौन है? पहली प्रायोरिटी है ज्ञानेंद्रियों की और दूसरी प्रायोरिटी है शरीर की गति की। अब देखो, मैं चाहूँ तो इस अवस्था को यहीं ख़त्म करा दूँ, पर लेकिन मैं अभी इस अवस्था को ख़त्म नहीं कराऊँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस अवस्था के जीन पियाजे जी ने 6 उप अवस्थाएँ भी बताई इस अवस्था की। ये अवस्था यहाँ तक सीमित नहीं है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था ज़रूर है, पर हम याद कैसे करेंगे भाई साहब? यानी मान के चलो सेंसरी से हमने एस निकाला, मोटर से हमने एम निकाला और स्टेज से हमने एस निकाला। पियाजे की पहली स्टेज मान के चलो, ट्रिक बना लो कि पियाजे ने सबसे पहले एसएमएस किया था, उसका चार्ज 2 रुपये था, यानी 0 से 2, और एसएमएस एस से सेंसरी, एम से मोटर और एस से स्टेज। यानी इस अवस्था में सेंसेस यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, मोटर यानी शरीर की गति, स्पीड, और इनकी स्टेज है, इनके द्वारा बच्चा सीखता है। एसएमएस 0 से 2। ये अब इस अवस्था के बारे में और थोड़ा डीपली बताना चाहूँगा। यानी देखो, ज्ञानात्मक पक्ष अपना हो गया ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, क्रियात्मक पक्ष अपना प्राप्त हो गया शरीर की गति के माध्यम से, इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियां, जनित यानी शरीर की गति, संवेदी यानी संवेदना आती है सेंसरी के द्वारा, और पेशीय यानी पेशियों में जो गति होती है मोटर के द्वारा। हर शब्द का एक ही अर्थ निकल करके आता है। देखो, संवेदना का मतलब ध्यान रखना, संवेदना का मतलब दुख प्रकट करना, गुस्सा होना, भाव दिखाना, ये नहीं होता है। संवेदना का मतलब दुख, भाव, ये सारी चीज़ें प्रकट करना नहीं होता है। संवेदना का मतलब तो ये मान के चलो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये कहने का मतलब है जो ज्ञान को हमारे संज्ञान तक ले जाती हैं, ये संवेदना के अंतर्गत आता है। देखिए, जो दुख प्रकट करना, भाव प्रकट करना, खुशी व्यक्त करना, ये सारी चीज़ें संवेग होते हैं, ना कि संवेदना। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में हम यहीं तक नहीं ठहरेंगे। पहली अवस्था में हमको केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, अब हम पहली अवस्था में और चीज़ें बताएंगे। तो गाइस, आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी, जैसा आई होप मैं समझ रहा हूँ कि इस अवस्था में जो बच्चे की सीखने की शुरुआत होती है वो 2 चीज़ों से होती है। पहली है ज्ञानेंद्रियाँ, दूसरी है शरीर की गति। क्लियर है? अब देखते हैं और इस अवस्था में देखिए, अंदर की ओर देखें तो पियाजे ने इस सिद्धांत को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। उन उप अवस्थाओं के बारे में थोड़ा अपन चर्चा कर लेते हैं। यानी पियाजे की जो पहली अवस्था है, उस पहली अवस्था की 6 उप अवस्थाएँ हैं, यानी 6 सब स्टेज हैं। देखिए, 6 उप अवस्थाएँ हैं, इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। उप अवस्थाओं के बारे में सबसे पहली उप अवस्था है, इस उप अवस्था का नाम है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इस उप अवस्था का नाम क्या है? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। देखो, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, अब देखो पूरी जो सेंसरी मोटर स्टेज थी, जो एसएमएस अपनी थी, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 थी, 2 वर्ष तक थी, 2 महीने तक नहीं। अब प्रतिवर्त क्रियाओं की जो अवस्था है, इसको पियाजे ने बताया है 0 से 30 दिन, या मैं बोलूँ तो 1 माह तक चलती है। इसे अपन बोलते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज।
स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। देखिए इस अवस्था में होता क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चा शक करता है। शक यानी सकिंग। सकिंग अपन जानते हैं जैसा कि चूसना। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो होता है वो चूसना चलता है, यानी किसी भी वस्तु को जब बच्चा हाथ में लेता है तो उसे क्या करता है, चूसता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को दोहराता है। यानी जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं, आपको याद क्या रखना है कि प्याजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसकी पहली सब स्टेज है, उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इस बात को आप नोट कर लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सकिंग यानी चूसना। बच्चा सबसे ज़्यादा इस अवस्था में क्या करता है, चूसता है, यानी चूसना प्रारंभ करता है, सकिंग करता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में। समझ में आ गया ना। ये अपनी प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था थी, पहली सब स्टेज थी। अब मैं इस अवस्था की दूसरी उप अवस्था के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए दूसरी उप अवस्था क्या है, पहली थी प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, अब है अपनी प्राथमिक या मुख्य, प्राथमिक या मुख्य वृत्तीय, प्राथमिक या मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, प्राथमिक या मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। देखिए इस अवस्था के बारे में ज़्यादा मैं बताऊं तो आपको कि देखो वो अवस्था थी जन्म से लेके 1 माह। अब ये जो अपनी अवस्था है ये चलती है 1 माह से लेकर के 4 माह, यानी 1 मंथ टू 4 मंथ, यानी 1 माह से लेकर के 4 माह तक चलती है। इस अवस्था को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेज ऑफ प्राइमरी, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में जो बच्चा है वो किसी भी कार्य को बार बार दोहराता है। जैसे दोहराने के लिए मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों करता है, जैसे कि बच्चे ने कोई एक गतिविधि कर दी, कोई उसके मुंह से एक अनायास एक कोई ध्वनि निकल जाए तो उसी ध्वनि को बार बार रिपीट करता रहेगा, उसी ध्वनि को बार बार रिपीट करता रहेगा। या मैं बोलूं बच्चे ने ऐसा महसूस किया, उसे किसी वस्तु को छूने से कोई ध्वनि हो रही है या कोई अन्य प्रकार की अटपटी गतिविधि हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा उस कार्य को बार बार दोहराता है। देखो वहाँ था सकिंग इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, दोहराव, यानी किसी भी कार्य को बार बार क्या करता है, बच्चा दोहराता है। यहाँ पर रिपीटेशन इम्पोर्टेंट है दूसरी सब स्टेज में। अब दोस्तों अपन तीसरी उपावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। देखो जो तीसरी उपावस्था है जिसका नाम है, ये थी प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, अब है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था के अंतर्गत अपन देखें तो ये अवस्था चलती है 4 से लेकर के 8 माह तक, यानी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। कुछ नहीं है, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी वर्ड यूज करना, इंग्लिश नाम बन जाएगा। यानी गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। देखो पहली उपावस्था में क्या इम्पोर्टेंट था दोस्तों, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में बच्चा क्या करता है, सकिंग ओनली, चूसना। और प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, रिपीटेशन यानी दोहराना किसी चीज़ को 1 से 4 माह। तीसरी अवस्था है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में बच्चा
किसी भी वस्तु को उलट पलट कर देखता है। यानी वस्तुओं की उलट पुलट बच्चा कौन सी अवस्था में करता है, तो वो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में करता है उलट पलट। सबसे अच्छी बात है, आपको मैं एक एक शब्द बता रहा हूँ, उस शब्द को आप गहराई से सुनना, वो शब्द आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं में क्या करता है बच्चा, उलट पुलट करता है। अब देखिए इसके बाद ये तीन अवस्थाएं हो गई, तीन उप अवस्थाएं हो गई पहली अवस्था की। अब मैं आपको बता रहा हूँ चौथी उप अवस्था। देखिए चौथी उप अवस्था क्या है, गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था। इस अवस्था का जो टाइमिंग है वो कितना है दोस्तों, 8 से लेकर के 12 महीने तक। 8 से लेकर के कितना है, 12 माह तक चलता है गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था। इसका इंग्लिश नाम क्या बनेगा, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा, गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था। अब देखो सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट अवस्था है। देखो पहली अवस्था में चूसना हो रहा था, दूसरी अवस्था में दोहराना हो रहा था, तीसरी अवस्था में उलट पुलट हो रही थी। अब यहाँ चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था में 8 से लेकर के 12 महीने तक। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है चौथी अवस्था में, चौथी अवस्था में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुकरण। यानी यहाँ पर बच्चा क्या करना प्रारंभ करता है, अनुकरण। जैसा हम बच्चे के सामने करेंगे तो बच्चा उसका जवाब उसी तरीके से देगा, या उसी प्रकार जैसा आप करोगे वैसा बच्चा करेगा। तो स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा में क्या होता है, यहाँ से क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस स्टेज से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी या ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। तो बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है, वो इसी अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, पर लेकिन पूरी तरीके से वो गुण क्या है, छठवीं अवस्था में देखने के लिए मिलता है, छठवीं उपावस्था में देखने के लिए मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा। अब पांचवी अवस्था में देखूं तो मैं पांचवी अवस्था का नाम क्या है, पांचवी उपावस्था का नाम है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसका पहले टाइम ड्यूरेशन देख लें, 12 से लेकर के 18 माह। यानी तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था देखें तो 12 से लेकर के 18 माह तक पाई जाती होती है। यानी इसका इंग्लिश नाम क्या होगा, स्टेज ऑफ टर्सरी, स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। देखिए टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए टी से टर्सरी, टी से ट्रायल एंड एरर। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं में बच्चा किस माध्यम से सीखता है, इस अवस्था में बच्चा ट्रायल एंड एरर पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा बच्चा सीखता है। यानी गलती करता है, फिर सुधारता है, फिर गलती करता है, फिर सुधारता है, फिर गलती करता है, फिर सुधारता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, किसी काम को करता है तो गलतियाँ भी करता है और वो प्रयास करता है, त्रुटि करता है, ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखता है। स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। अब इस
अवस्था की सबसे लास्ट वाली उप अवस्था देखूं तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस उप अवस्था को देखना जरूरी है। देखिए लास्ट वाली उप अवस्था है, इस उप अवस्था का नाम क्या है? छठवीं उप अवस्था का नाम है मानसिक संयोग द्वारा वस्तुओं के खोज या निर्माण की अवस्था, वस्तुओं की खोज या निर्माण की अवस्था यानी स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन न्यू मीन्स throughout mental combination। देखिए ये अवस्था है जो अपनी चलती है 18 माह से 24 माह तक, सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है। आपको बताना चाहूँगा, प्याजे का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। प्याजे के सिद्धांत में जो सबसे पहला अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, इस अवस्था की सबसे लास्ट वाली जो उपअवस्था है ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो बच्चे के अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है वो परीक्षा में हर एक टेट परीक्षा के बाद किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वालिटी पूछी जाती है। तो अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थॉट मेंटल कॉम्बिनेशन 18 से 24 माह। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको बताऊँ मैं कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ विकसित होती है, उसका नाम है वस्तु स्थायित्व। देखिए वस्तु स्थायित्व को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, या मैं देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस, या इसको मैं ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी भी बोल सकता हूँ, कोई गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस या ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी। देखिए वस्तु स्थायित्व बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट को परमानेंट नहीं समझना, वस्तुओं को परमानेंट नहीं समझना। वस्तु स्थायित्व होता क्या है? देखिए जीन पियाजे ने कहा, जैसे बच्चे के सामने कोई वस्तु रख दी जाए फिर उसे तुरंत छुपा लिया जाए, तो उस वस्तु का जो चित्र है उस बच्चे के माइंड में नहीं बन पाता है। तो क्यों कारण क्या है? क्योंकि बच्चे के अंदर अभी वस्तु स्थायित्व विकसित नहीं हुआ है। तो वस्तु स्थायित्व को मैं थोड़ा आपको समझा दूं। देखिए वस्तु स्थायित्व का मामला क्या है। देखो वस्तु स्थायित्व को समझने से पहले आपको समझा दूं कि जब 18 महीने का बच्चा होता है तो 18 महीने का बच्चा होता है तो उसके संज्ञान में क्या बनने लगता है? बिंब बनने लगता है। बिंब यानी इमेज आप जानते हो बिंब या इमेज कैसे कहते हैं? देखिए बिंब या इमेज, मैंने आपके सामने फ़ोन नाम लिया मोबाइल, तो मोबाइल की फ़ोटो आ गई होगी अभी आपके माइंड में। मैंने नाम लिया पेन की फ़ोटो, मार्कर लिया, मार्कर की फ़ोटो, बल्ब की फ़ोटो, पंखे की फ़ोटो। मैंने नाम लिया सलमान खान की फ़ोटो, तो सलमान खान की फ़ोटो याद आ गई होगी, सनी देओल की फ़ोटो याद आ गई होगी। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम लूँ या मैं कोई वस्तु का नाम लूँ तो उसकी फ़ोटो आज आपके माइंड में है। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके माइंड में बिंब बनने लगा। जब बच्चा 18 महीने का होता है तो उसके जो कॉग्निशन होता है उस कॉग्निशन में बिंब यानी इमेज बनने लगती है। अब इमेज बनने लगती है तो उसका
चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जब इमेज बनेगी तभी तो उस पर सोचेगा, और जब इमेज नहीं बनेगी तो सोचेगा काहे पे, किसी पे नहीं। अब एक बच्चा है, मान के चलो वो खेल रहा है, अब वो घुटनों के बल चल रहा है या पैदल पैदल जा रहा है, उसके सामने एक वस्तु है वो उठा लो, तो उसे कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उस वस्तु की फोटो उसके सामने वो वस्तु थी जब तक थी, उसके सामने से वस्तु गई तो वो फोटो हट गई। बच्चा खेलता हुआ किसी वस्तु को पकड़ने के लिए जा रहा है, घुटनों के बल या पैदल चल के धीमे धीमे जा रहा है उस वस्तु को पकड़ने के लिए, तो उस वस्तु पर आप कपड़ा डाल दो तो बच्चा अपने रास्ते को वापस कर देता है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चे के माइंड में उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का बिंब नहीं बन पा रहा है। अब जब बिंब बनने लगता है तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होने लगता है। देखिए, बिंब बनने पर आपको सीटेट में दिसंबर 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि बालकों का चिंतन प्रारंभ होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि बच्चे का चिंतन प्रारंभ लगभग 1.5 या 2 साल से प्रारंभ होता है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि 18 माह में एक बात हमें नई सीखने को मिलती है कि बच्चे का बिंब बनने लगता है, और बिंब बनने लगता है तो बच्चे का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और जब बच्चे का चिंतन प्रारंभ हो जाता है, किसी वस्तु के बारे में सोचने लगता है, तो उस वस्तु का स्थान उसके माइंड में बनने लगता है। अब जैसे कि जब बिंब बन गया 18 महीने पे, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी आ गया। अब जैसे कोई खिलौना है, उसके हाथ में गाड़ी है, उस गाड़ी को आपने छुड़ा लिया, तो अब 18 महीने पर आकर के वो रोएगा, या आपने उसके हाथ में पैसों को लिया और लेकर के कह दिया कि कौआ ले गया, क्या वो अब शांत बैठ जाएगा? 18 महीने का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, आप मुझे जवाब दो गाइस, वो शांत बैठेगा? वो बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके माइंड में उस 10 रुपये के नोट का बिंब बन चुका है। अब उसके बारे में वो सोच रहा है कि वो नोट आखिरकार कहाँ गया। यहाँ से 3 बातें क्लियर होती हैं। पहली बात, 18 महीने में बिंब बनता है। दूसरी बात, 18 महीने से चिंतन का प्रारंभ होता है। तीसरी बात, बच्चे के अंदर 18 महीने में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व आने लगता है। अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है, मैंने इतना सारा बता दिया, पर लेकिन वस्तु स्थायित्व नहीं बताया। वस्तु स्थायित्व अपन जिसे कहते हैं कि बच्चे के सामने कोई वस्तु है तो वो उसके बारे में सोच रहा है, पर लेकिन सामने नहीं, उसके बारे में नहीं सोच पाता है, तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व नहीं है। कोई वस्तु बच्चे के सामने भी नहीं है, उसके बारे में उसका सोचना प्रारंभ हो जाता है, तो उसे गुण को अपन क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस या ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है क्या? अब इस अवस्था से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, जैसे कि इस अवस्था में एक दूसरी क्वालिटी और है। एक तो ये वस्तु स्थायित्व है, एक है दूसरी क्वालिटी वस्तुओं का संयोजन। वस्तुओं का संयोजन, ये भी इस अवस्था की एक विशेषता है। वस्तुओं का संयोजन, वस्तुओं का संयोजन किसे कहते हैं अपन? वस्तुओं का संयोजन, वस्तुओं का संयोजन ये है कि वस्तुओं को एक तरीके से, बच्चे को कोई वस्तु दे दी जाए तो उस वस्तु को वो क्रम से लगाने लगता है। बच्चों के सामने ऐसे खिलौने पेश कर दिए जाएं। कैसे खिलौने पेश कर दिए जाएं? इनको तोड़ जोड़ करके, यानी तोड़ा जा सके फिर पुनः जोड़ा जा सके। तो कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे खिलौने जब बच्चे को दे दिए जाते हैं, तोड़ा भी जा सके और जोड़ा भी जा सके, अगर उन खिलौनों को बच्चा तोड़ भी देता है और जोड़ भी लेता है पुनः, तो उस गुण को कहते हैं वस्तुओं का संयोजन। अब इस उपावस्था में देखा जाए तो एक और क्वालिटी होती है अनुक्रिया। अनुक्रिया परिणाम, अनुक्रिया परिणाम के मध्य संबंध की जानकारी। अनुक्रिया परिणाम के मध्य संबंध की जानकारी, एक ये भी विशेषता इस उपावस्था की, अनुक्रिया परिणाम के मध्य संबंध की जानकारी। तो देखो, अनुक्रिया और परिणाम, रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है, ये जानकारी बच्चे को होने लगती है। जैसे कि बच्चे को मैंने बताया,
बच्चे को मैंने बताया कि भाई, या बच्चे को मैंने नहीं बताया, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा। जैसे बच्चे के सामने कोई मैंने एक मान के चलो बर्तन रख दिया, बच्चे के सामने मैंने रख दी थाली। थाली यानी जिसमें अपन खाना खाते हैं, वो थाली मैंने बच्चे के सामने रख दी और उसके हाथ में मैंने क्या दे दी, चम्मच दे दी। क्या दे दी, चम्मच दे दी। अब क्या है कि जब बच्चे के सामने थाली रखी तो उसने पहली बार उस चम्मच को थाली पर पीटा, तो उसने क्या की, अनुक्रिया। क्या की, अनुक्रिया। अब इस चम्मच को जब उसने थाली पर पीटा तो उससे क्या निकली, आवाज़। तो उसने चम्मच को ऐसे ठोका, थाली से क्या निकली, आवाज़। उसने बड़े ध्यान से सोचा। दुनिया सोच रही है वो पागल है, पर वो पागल नहीं होता है, वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। किसके द्वारा, किसके द्वारा प्राप्त कर रहा है, हीयर के द्वारा सुन रहा है, कान के द्वारा सुन रहा है, संवेदी भी चल रही है यहाँ पर, गामक शरीर के द्वारा उसको गति मिल रही है, यानी सेंसेस के द्वारा। सेंसेस में अपना कौन है, हीयर आ रहा है यहाँ पे काम, और मोटर में यहाँ पर क्या है, हाथों के द्वारा जब वो चम्मच को बार बार ठोक रहा है, शरीर को गति दे रहा है। तो यहाँ देखो सेंसेस भी काम कर रहे हैं और मोटर भी काम कर रहे हैं। तो अब चम्मच को थाली से बजाता है, पहली बार आवाज़ आती है, दोबारा से फिर बजाता है, आवाज़ आती है, तिबारा से फिर बजाता है, यानी बार बार बजाता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो ये समझ लो बच्चा सीख रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, उसका जो परिणाम मिल रहा है। और परिणाम और अनुक्रिया के मध्य क्या है, आवाज़ है। इस आवाज़ की क्या हो जाती है, बच्चे को जानकारी हो जाती है। यानी अनुक्रिया परिणाम के मध्य क्या है, क्या संबंध है, उस संबंध की जानकारी बच्चे को हो जाती है। हम सब सोचते हैं कि बच्चा कुछ नहीं, यूँ ही खेल रहा है, पर लेकिन वो क्या करता है, सीखता है। तो दोस्तों, ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास, उसकी पहली स्टेजेस में क्लियर करा चुका हूँ और अगली स्टेजेस मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। थैंक यू।